Hello students, let's start today's class and the ongoing chapter is conservation of plant and animals. Okay, next the topic is red data book. आपकी red data book है आपका आज का topic and migration and recycling of paper. इस पॉइंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो इससे पहले मैंने आपको कुछ बताया था इस प्रीवियस स्लाइड में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज विच एंटर्ड इनटू द डेंजर जोन और नॉट. कौन सी स्पीसीज हैं जो कि हमारी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉल्ड IUCN. इसके बारे में बताया था विच नाउ नोन एज WCU, जिसको अब हम WCU के नाम से जानते हैं. दैट इज द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन और इट इज ऑल्सो प्रीवियस नेम दैट इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. ठीक है, इसने कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं कि उनको किस टाइप का जो खतरा है, खतरे किससे वो धरती से गायब हो चुकी हैं या आज धरती पर वो खतरे की श्रेणी में है, खतरा उनके ऊपर है कि वो धरती से गायब ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए, या जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है कि उनके ऊपर उनकी संख्या कम होने का या उनको धरती से गायब होने का इससे रिगार्डिंग कोई खतरा उनके पास नहीं है. तो इस टाइप से उन्होंने 3 कैटेगरीज डिवाइड की. एक तो जो एक्सटिंक्ट हो गई, आज धरती पर उनका नाम नहीं है, जैसे डायनासोर डोडो हो गए. एक जो खतरे के जोन में डेंजर जोन वाली हैं, ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड द इंडेंजर्ड जो खतरे के, ठीक है, तो खतरे के निशानों वाली खतरे वाली हैं, दीज आर द इंडेंजर्ड स्पीसीज कहलाती हैं. एंड एक है हमारी एक्सटिंक्ट और लास्ट है लो रिस्क ऑफ स्पीसीज. ठीक है, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं और ये हमारी कैसी है, लो रिस्क, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिनके ऊपर कोई अभी फिलहाल धरती से खत्म होने का या उनका पॉपुलेशन कम होने का कोई खतरा नहीं है. नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा है. तो ये जैसे चींटी है, चींटी की संख्या बहुत कम है कि ऐसा नहीं कि चींटियां धरती से गायब हो जाए, तो ऐसा ये लो रिस्क के प्राणी है. ठीक है, तो इस टाइप से हैं. इंडेंजर्ड में आ गए बहुत ज्यादा इंडेंजर्ड, लायन, टाइगर, राइबन, हॉर्न राइनोसिरोस है, एलिफेंट है, ये हमारे सारे इंडेंजर्ड हैं. इनकी संख्या हमारे देश में लिमिटेड है कि ऐसा ना हो जाए कि वो गायब ही हो जाए, एक पर्टिकुलर स्टेट से गायब हो जाए या पर्टिकुलर कंट्री से वो गायब हो जाए या धरती से बिल्कुल पूरे वर्ल्ड से गायब हो जाए, तो ऐसा है. तो ऐसे हम ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा जाता है. तो इन्होंने कैटेगराइज किया. तो IUCN जो है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन यानी WCU, उन्होंने एक ऐसी लिस्ट बनाई है, बुक बनाई है जिसमें उन्होंने सारा जो है उनके बारे में रिकॉर्ड रखा है अबाउट द स्पीसीज विच कैटेगराइज इन द डेंजर जोन. जो स्पीसीज डेंजर जोन में आ चुकी हैं, यानी जिनको खतरा है, धरती से इनकी पॉपुलेशन घटती जा रही है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज ऑफ मोर पॉपुलेशन, धीरे धीरे उनकी संख्या जो है घट रही है. तो इसीलिए इनको क्या किया गया है, कैटेगरी में रखा गया है, इंडेंजर जोन वाली कैटेगरी में. तो ऐसी स्पीसीज जो इंडेंजर जोन में है उनकी एक बुक बनाई गई है, दैट इज द रेड डाटा बुक. Red Data Book is prepared by the IUCN or we can say World Conservation Union for keeping the record of the all endangered animals which are critically endangered or which are the vulnerable species, जिनको कम खतरा है, जो कि एंटर करी है जस्ट, और which are the endangered. ठीक है, जो इंडेंजर्ड है, यानी हम कह सकते हैं कि जिनको कम खतरा है, जिनको बहुत खतरा है और बहुत ज्यादा खतरा है, कैसी भी खतरे वाले, सारा पूरा डेंजर जोन पूरा रिकॉर्ड है उन स्पीसीज का, केप्ट इन द रेड डाटा बुक विच इज प्रिपेयर्ड बाय द IUCN. ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक माइग्रेशन पे. तो एक बार देख लेते हैं रेड डाटा बुक. देखिए इसमें देखेंगे क्या लिखा है. I wondered if there is any record of all endangered species. कोई इंडेंजर्ड जो स्पीसीज है जिनको खतरा है गायब होने का, उनका कोई रिकॉर्ड है. यस, रेड डाटा बुक. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन अबाउट द रेड डाटा बुक टू चिल्ड्रन. बताते हैं इसके बारे में बच्चों को. प्रोफेसर अहमद ही टेल्स देम द रेड डाटा बुक इज द सोर्स ऑफ बुक विच कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट्स. उन्होंने कहा रेड डाटा बुक ऐसी सोर्स बुक है जिसके अंदर सभी प्लांट्स और एनिमल्स का जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं उनका रिकॉर्ड है. एंड इट इज वॉज प्रिपेयर्ड बाय द IUCN. There are different red data books of plants and animals and other species. बहुत सारी बुक बनाएंगे, इसको रेड डाटा बुक कहलाती है. नेक्स्ट है माइग्रेशन. व्हाट इज द माइग्रेशन जैसे कि आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपने दूसरे स्कूल का TC ले लिया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, दूसरे स्कूल में माइग्रेट कर गए, चाहे आप उसी स्टेट में करें चाहे आप दूसरे स्टेट में करें, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड माइग्रेशन कहलाता है. जस्ट लाइक द एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो माइग्रेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट और वन कंट्री टू अनदर कंट्री, दे ऑल्सो माइग्रेट.
So migration, the existing party then enter deeper into the forest under the guidance of the माधव जी। जैसे ही आप जो सारे जो कि घूमने निकले थे माधव जी के साथ बच्चे और प्रोफेसर अहमद, सब फॉरेस्ट में अंदर जैसे ही एंटर करते हैं, अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी की गाइडेंस में, दे सिट नियर द तवा रिजर्वर। जो तवा प्रोजेक्ट है जहां पर तवा डैम बनाया गया है, वहां पर वो कुछ देर के लिए रिलैक्स करते हैं। और क्या नोटिस करते हैं बच्चे, उन्होंने क्या देखा, पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। उन्होंने देखा कि वहां रिवर के पास कुछ पक्षी आते हैं, बर्ड्स आती है। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर द माइग्रेटरी बर्ड्स। माधव जी उनको बताते हैं ये नॉर्मल बर्ड्स नहीं है, दीज आर द माइग्रेटरी बर्ड्स। वो बर्ड्स जो हमारे देश की नहीं है, वो कहीं से आई हुई हैं, ठीक है। दीज बर्ड्स हैव फ्लोन फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने बताया ये माइग्रेटरी बर्ड्स वो बर्ड्स होती है जो किसी दूसरे देशों से एक पर्टिकुलर कंट्री में आती हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, और जैसे ही सुटेबल कंडीशन हो जाती है वो अपने देश में लौट जाती हैं। सो माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। उन्होंने बताया माइग्रेटरी बर्ड्स वो बर्ड्स होती हैं जो कहीं दूर दूर से आती हैं, टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर, हर साल, ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस। जिस जगह पर वो रहती है, जो उनका प्रॉपर रहने की जगह है, वहां पर अगर कोई क्लाइमेटिक चेंजेस आ जाते हैं तो उनके लिए सुटेबल कंडीशन नहीं होती, रहने के लिए अनुपयुक्त हो जाती है, जिसके कारण वो उस स्टेट को छोड़कर कुछ टाइम अपना व्यतीत करने के लिए, कुछ टाइम बिताने के लिए दूसरे देशों में चली जाती हैं। जैसे ही सुटेबल कंडीशन उनके आ जाती है देश में, वो वापस अपनी ही कंट्री में लौट जाती है। सो वी कैन से माइग्रेटरी बर्ड्स आर दोज बर्ड्स विच फ्लाई टू फार अवे एरियाज विच क्रॉस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस। कई लंबी दूरी का सफर तय करके वो एक देश से दूसरे देश में जाती हैं क्लाइमेट चेंजेस की वजह से। जैसे ही उनके लिए सुटेबल कंडीशन वहां पर हो जाती है, वो वापस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो वापस लौट जाती है। ऐसी बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स, ठीक है, वो एग देने के लिए। अब जैसे कि जहां पर वो रहती हैं वहां पर उनको खाना नहीं मिलता अच्छा से, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन होती है, जिसको वो बहुत ज्यादा ठंड का टेम्परेचर होता है, कोल्ड टेम्परेचर होता है, जिसको वो सहन नहीं कर पाती, एग नहीं दे पाती हैं एग देने के लिए, ठीक है। उनको प्रॉपर खाने की जो खाना है, फूड आइटम्स है, वो उनको अवेलेबल नहीं हो पाते, तो इसलिए वो अपने शहर को, अपने देश को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। सो दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। जब उनका जिस नेचुरल हैबिटेट में वो रहती है, जहां पर उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन उनके लिए अनुपयुक्त होती है, तो इसलिए वो एक देश से दूसरे देश में चली जाती है। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड, और ऐसी बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आर्कटिक टर्न हो गया, साइबेरियन क्रेन हो गई, जैसे कि आपने पढ़ रखा है, ये जो कि साइबेरिया से, साइबेरियन क्रेन जो है हर साल साइबेरिया से आता है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी वगैरह में आती है। तो साइबेरिया से लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करके इंडिया में आती है साइबेरियन क्रेन। सो नोन एज द लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए जानी जाती हैं, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड से। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, न केवल बर्ड्स माइग्रेट करती हैं बल्कि एनिमल्स भी माइग्रेट करते हैं। मान लीजिए फिशेज वगैरह है, अगर फिश एक पर्टिकुलर वाटर बॉडी में जिस प्लेस पर वो सर्वाइव करती है, वहां पर अगर बहुत ज्यादा पानी का टेम्परेचर में अगर चेंज आ जाता है, तो कुछ फिशेज क्या करती है, अगर वो वाटर टेम्परेचर उनके लिए सुटेबल नहीं होता, तो वो अपने प्लेस से दूसरी जगह पर सर्वाइव करने के लिए चली जाती हैं। जैसे ही उनके लिए सुटेबल कंडीशन आ जाती है, वहां पर वापस वो अपने ही प्लेस पर, अपने नेचुरल हैबिटेट पे वापस आ जाती है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जो बर्ड्स के अलावा एनिमल्स भी क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। सो दिस इज द माइग्रेशन। नेक्स्ट हम जाएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। प्रोफेसर अहमद ड्रॉज अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। प्रोफेसर अहमद टू अनदर द कॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटने का दूसरा एक कारण बच्चों को बताते हैं। ही टेल्स देम इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 ऑफ द टन ऑफ पेपर। उन्होंने प्रोफेसर अहमद बच्चों को बताते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का एक और कारण है पेपर। हमें सबको पेपर चाहिए, स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, ऑफिसों में कागज चाहिए, न्यूज़पेपर है, सब पेपर पे आता है। तो पेपर हाँ जो है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड है हमारे आज देश की। तो पेपर किससे बनता है, पेड़ों से बनता है। तो ही टेल्स देम इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। तो बताते हैं कि 17 बड़े पेड़,
फुल ग्रोन ट्रीज, ठीक है, टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। अगर हम 17 पेड़ों को काटेंगे तो हमें कितना पेपर बनेगा? केवल 1 टन पेपर, ठीक है, 1 टन पेपर बनेगा। और 17 पेड़, इतने बड़े पेड़ फुल ग्रोन ट्रीज है, उनको दोबारा से बनने में अगर हम एक बार काट देंगे तो उतने ही 17 फुल ग्रोन जो ट्रीज है उनको दोबारा से ग्रो होने में, उतना ही बड़ा बनने में, मैच्योर होने में उतना ही टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर। इसलिए उन्होंने बताया कि हमें पेपर को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज। उन्होंने बताया कि हम पेपर एक ऐसी चीज है जिसको हम 5 से 7 बार एटलीस्ट हम इसको क्या कर सकते हैं? रिसाइकल कर सकते हैं। लेकिन इफ ईच स्टूडेंट सेव एटलीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन ए डे, ठीक है, उन्होंने बताया कि अगर एक बच्चा एटलीस्ट कम से कम पेपर को बचाता है, एक शीट पेपर भी डेली बचाता है, वी कैन सेव मेनी ट्रीज इन ईयर। अगर हर बच्चा हमारे देश का एक पेपर प्रतिदिन बचाता है तो हम बहुत सारे पेड़ों को सेव कर सकते हैं हर साल। वी शुड सेव रीयूज, वी शुड सेव रीयूज यूज पेपर एंड रिसाइकल इट। हमें पेपर को बचाना चाहिए, उसको रीयूज करना चाहिए एंड उसको रिसाइकल करना चाहिए। देखिए, पेपर सेव करने के लिए 3 प्रोसेस हैं: रिड्यूस द पेपर, रीयूज द पेपर एंड रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। देखिए, रिसाइकलिंग सबसे लास्ट ऑप्शन है। सबसे पहले तो ये है कि आप पेपर को कम से कम खर्च करो। रिड्यूस छोटा छोटा लिखो, यानी कि बड़ा बड़ा लिखो। ये नहीं कि एक नया पेज, एक लाइन रह गई आपकी लिखने के लिए और उसके लिए आपने नया पेज यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, उस चीज को नहीं, ठीक है। थोड़ा सा गैप कम दो। जैसे हम एग्जाम में लिखते हैं तो हाँ जी, एग्जाम में लिखते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं? बड़ी बड़ी लाइनें खींच देते हैं, साइड में मार्जिन जो होते हैं बहुत बड़ा बड़ा, और छोटा अंदर का गैप बहुत कम दे देते हैं। नहीं, जितना आपको सफिशिएंट है उतना स्पेस आप ऑक्यूपाई करिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? पेपर को बचा सकते हैं। दूसरी बात, उसको रीयूज करो, पेपर को रीयूज करिए। जैसे कि आपने एक बार रफ कॉपी आपकी, तो उसमें एक बार आपने पेंसिल से लिख लिया, फिर आपने उसको एक बार रफ करके दोबारा पेन से भी लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम पेपर को कुछ टाइम के लिए हम क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। दूसरी बात, अब आपका जब आपने पूरी नोटबुक भर दी, पेन से भी लिख लिया, पेंसिल से भी लिख लिया, तो ऑब्वियसली अब वो आप जाएगी रिसाइकल होने के लिए, तब आप उसको रिसाइकिल करवाओगे, ठीक है। तो अगर हम पेपर को बचाते हैं, उसको रिड्यूस और रिसाइकिल कर ही लेते, अगर हम उसको सेव भी करते हैं यानी रिड्यूस करते हैं, हम उसको रीयूज करते हैं, तो ऑब्वियसली हम रिसाइकिल का प्रोसेस भी कम करते हैं। क्योंकि रिसाइकिल का जब प्रोसेस होता है तो उसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है, दूसरी बात पानी वेस्ट होता है, ठीक है, और आपकी बहुत ज्यादा केमिकल्स का खर्चा होता है। तो इसलिए अगर हम पेपर को बचाते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है, यूज कम करते हैं उसका, तो हम इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव कर रहे हैं, हम वाटर का कंजप्शन भी सेव कर रहे हैं, और साथ में हम केमिकल्स को भी कम यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें सबको मिलकर पेपर को का जो यूज है उसको रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, उसको अगर आपने यूज किया है तो हमें उस पेपर को रीयूज करने का तरीका भी ढूंढना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर मार्केट में आ जाता है, न्यूज़पेपर्स का रीयूज क्या है? एनवलप बनाया जाता है, पेपर एनवलप्स बनते हैं, ये रीयूज हो गया। अब पेपर एनवलप एक बार यूज करने के बाद बेकार हो गया, तो पेपर आप उसको डस्टबिन में डालेंगे, जहां से वो पेपर क्या होगा? रिसाइकल होगा। आप एक पेपर डस्टबिन में डालेंगे जिसमें आप उसको क्या कर सकते हैं? एक ऐसी डस्टबिन में आप उस एनवलप को डालेंगे बेकार होने के बाद, ताकि वो क्या हो जाए? रिसाइकल हो जाए। तो हम उसको क्या कर सकते हैं? रिसाइकल कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम पेपर को रिड्यूस कर रहे हैं, हम उसको रीयूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और केमिकल्स, इन सबको हम क्या करते हैं? सेव करते हैं। सो वी कैन सेव मेनी ट्रीज इन ईयर। वी शुड सेव, रीयूज द यूज पेपर एंड रिसाइकल इट। इसलिए हमें पेपर को रिड्यूस करना चाहिए, सेव बचाना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, रीयूज द यूज पेपर, यूज पेपर को रीयूज करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, एक रफ कॉपी पे आपने पेंसिल से लिख लिया, उसके बाद पेन से लिख लिया, ये है आपका रीयूज पेपर, रीयूज द यूज पेपर, ठीक है। यूज पेपर को रीयूज करना, ये आपका न्यूज पेपर आया, न्यूज पेपर से मार्केट आपने एनवलप बन गए, ठीक है, एनवलप्स बन गए। ये भी है एक तरीका, क्योंकि यूज पेपर को रीयूज करने का। तो अगर हम ऐसा काम करते हैं, अल्टीमेटली जब उसकी लिमिट खत्म हुई तो आपने उसको रिसाइकिल करा दिया। अगर हम ऐसा काम करते हैं तो आप क्या बचा रहे हैं? बट बाय दिस वी नॉट ओनली द सेव ट्रीज। ऐसा करने से ना हम केवल पेड़ बचा रहे हैं, बल्कि हम एनर्जी बचा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे हैं, वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर, हम पेपरों को बचा रहे हैं। मोर ओवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस। और ना कि इसके अलावा हम जो पेपर बनने के लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं उनको भी हम बचाते हैं, उनका भी कम यूज होता है। तो इस टाइप से हमें यहाँ
जो है पेपर को कम खर्च करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ताकि हम अपने पेड़ों को क्या कर सके, सेव कर सके और हम अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिफॉरेस्टेशन। लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, रिफॉरेस्टेशन। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। री मतलब अगेन फॉरेस्टेशन, पेड़ लगाना। तो जहां पर ऐसी जगह, ऐसी जमीन जहां पर पेड़ हट गए हैं, डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, उस पर्टिकुलर प्लेस पर सेम काइंड ऑफ ट्रीज को ग्रोन किया जाए। जो प्लांट कटे हैं उसी जैसे नए प्लांट्स लगाए जाएं। डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट पर नए प्लांट्स को ग्रो करना। सो वी कैन से द प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज एट द प्लेस of the destroy forest, at the replacement of the destroy forest की replacement पर नए पेड़ लगा देना, that is called a reforestation. Professor Hammer suggests that the answer to deforestation is reforestation. Reforestation is restocking of the destroyed forest by planting new trees. This is an important line. Reforestation क्या है? is a restock, नए स्टॉक लगाना ऑफ द डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट के। ठीक है, बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, जो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है उस जगह पर नए प्लांट्स को खड़ा करना, नए प्लांट्स को लगाना, दैट इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वर फाउंड इन द फॉरेस्ट। इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि उस डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट में किस टाइप के प्लांट थे पहले, उसी टाइप के प्लांट्स को दोबारा से लगाया जाए, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। We should plant at least as many trees as we cut. We should plant at least as many trees as we cut. हमें कम से कम जितने प्लांट काटे हैं, उस जंगल से जितने प्लांट काटे गए हैं, कम से कम उतने ही ट्रीज हमें लगाने चाहिए। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। रिफॉरेस्टेशन अपने आप भी हो जाता है। इफ द डिफॉरेस्टेशन एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, इट रिस्टेबलाइज इटसेल्फ। क्या होता है कि रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। जो रिफॉरेस्टेशन है अपने आप भी हो सकता है कि अगर अपने जो जमीन खाली हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, वहां पर कुछ टाइम में नए प्लांट्स जो हैं, इफ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, इट रिस्टेबलाइज इटसेल्फ, अपने आप ही वहां पे नए पेड़ आने लग जाते हैं। इन नेचुरल डिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऑब्वियसली अपने आप आ रहे हैं नए प्लांट्स, तो वहां पर ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं है। वी हैव ऑलरेडी कंफ्यूज ट्रिमेंडस डैमेज टू अवर फॉरेस्ट। We have to retain our green wealth for future generation. Planting of more trees only the option. यानी जब देखिए प्लांट्स को लगाना एक ह्यूमन रोल है कि जब प्लांट्स हट गए हैं तो वहां पर आपका रोल है कि उसी टाइप के प्लांट जो आपने काटे हैं वहां पर नए लगा दिए जाएं। ठीक है, जो पहले की उस डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट में हुआ करते थे। इसके अलावा उसने कहा कि अगर हम डिस्ट्रॉय एरिया को छोड़ दें कुछ टाइम के लिए तो वहां पर भी अपने आप ही सेटलमेंट हो जाती है प्लांट्स की, कुछ प्लांट्स आ जाते हैं वहां पर, लेकिन ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं होता नेचुरल रिफॉरेस्टेशन में। वी हैव ऑलरेडी कंफ्यूज ट्रीमेंडस डैमेज टू अवर फॉरेस्ट। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए फॉरेस्ट का तो क्या होगा? वी हैव टू रिटेन अवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए, हमारा फॉरेस्ट डैमेज हो जाए तो हमारी ग्रीन वेल्थ यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है, यानी हमारे लोग जो लोग रहते हैं उनकी हेल्थ पर जो है बुरा इफेक्ट पड़ेगा आने वाली जनरेशन के लिए। सो प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज ओनली ऑप्शन। इसलिए इसका एक ही उपाय है, ह्यूमन का रोल है। अगर हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो हमें क्या चाहिए? अनडिस्टर्ब छोड़ दे रहे हैं, किस टाइप के प्लांट आएंगे, जरूरी नहीं है नहीं आए सेम काइंड के, तो ह्यूमन का रोल सबसे ज्यादा है कि अगर पेड़ कट गए हैं तो वहां पर इमीडिएटली सेम काइंड ऑफ प्लांट वहां पर ग्रो कर दिए जाएं। ठीक है, ताकि आगे आने वाली जनरेशन की हेल्थ का ध्यान रखा जाए, हमारे एनवायरमेंट का ध्यान रखा जाए। सो प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज ओनली द ऑप्शन। इसलिए जरूरी है कि हमें वहां पर नए प्लांट लगा दिए जाए। हमें ये नहीं सोचना है कि हाँ वही प्लांट काट दिए तो अपने आप आ जाएंगे, नेचुरल रिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। हमें क्या है, ह्यूमन का रोल प्ले करना है। ये प्ले करना है कि अगर पेड़ कट गए हैं तो उस रिप्लेसमेंट पर नए पेड़ लगा दिए जाए ऑफ द सेम काइंड। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम इन द इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। दिस एक्ट इज एम्ड, हमारे इंडिया का एक एक्ट है दैट इज अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। दिस एक्ट इज एम्ड एट द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? नेचुरल फॉरेस्ट जो हैं जो उनका प्रिजर्व करना है, उनका ध्यान रखना है, कंजर्वेशन करना है एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल, और लोगों की नीड्स को फुलफिल कराते रहना है जो लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट, जो जंगलों के आसपास या जंगलों के अंदर के जो लोग हैं वहां पर रहते हैं उनकी नीड्स को फुलफिल कराते रहना है। ये हमारा उद्देश्य है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो एक्ट है उसका मेन एम है कि
नेचुरल फॉरेस्ट की कंजर्वेशन का ध्यान रखना है, और साथ में यानी उनको अगर वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, कुछ पेड़ कट गए हैं, तो वहां पर नए पेड़ लगा दी जाए ताकि आने वाली जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो फॉरेस्ट के अंदर या फॉरेस्ट के आसपास के लोग हैं उनको भी बेसिक नीड्स फुलफिल करानी है। ठीक है, दिस इज द मेन एम ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। आफ्टर सम रेस्ट, माधव जी asked the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset। तो इसके बाद माधव जी कहते हैं कि अब वापस चलते हैं क्योंकि वहां पर रुकना जंगलों में सनसेट के बाद खतरे से खाली नहीं है, मतलब रिस्की है। ऑन गेटिंग बैक, प्रोफेसर अहमद एंड चिल्ड्रन थैंक्स माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। और वापस लौटते समय प्रोफेसर जो अहमद थे और बच्चे हैं सभी माधव जी को थैंक्स बोलते हैं इतनी अच्छे एक्सपीरियंस के लिए जो उन्हें वहां पर घूमने से मिला। और माधव जी ने उनको क्या किया, गाइड किया, सारी नॉलेज दी उस फॉरेस्ट के बारे में। तो हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे वो हमने पढ़े कि हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए क्या थे। सबसे पहले हमने पॉइंट डिस्कस किया था व्हाट इज द डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के क्या कारण है, उससे हमारी नेचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए। फिर इसके बाद हमने देखा कि फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसने कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं जो बहुत ज्यादा हाईली रिस्ट्रिक्टेड है और जो लेस रिस्ट्रिक्टेड हैं, लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, दीज आर द प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कुछ स्पीसीज हैं जो कि धरती से गायब हो चुकी हैं या नहीं है या होने वाली हैं। इससे रिलेटेड कुछ स्पीसीज जो हमारी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है उन्होंने डिक्लेयर की है, ऐसी स्पीसीज जो उनके ऊपर खतरा है कि धरती, इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है कि वो आगे आने वाले समय में धरती से गायब हो सकती हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक डाटा तैयार किया, दैट इज द रेड डाटा बुक के नाम से, जिसके अंदर सभी इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट का जो है रिकॉर्ड रखा गया है। ठीक है, इनसे रिलेटेड हमने पॉइंट्स देखे और लास्ट में फिर हमने देखा कि माइग्रेशन, ऐसी बर्ड्स जो कि इनहॉस्पिटेबल कंडीशन जहां पर वो रहती हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में, जिस देश में वो रहती हैं, अगर उनके लिए कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन उपयुक्त नहीं होती तब वो अपने एग देने के लिए फूड की तलाश में, उनको उपयुक्त खाना नहीं मिलता। ठीक है, तो इस टाइप की सिचुएशन को क्रॉस आउट करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाती हैं। ऐसी बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स, और इस प्रोसेस को माइग्रेशन कहा जाता है। और लास्ट पॉइंट था इस चैप्टर से रिलेटेड रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, क्योंकि हम प्लांट की कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं तो हमें प्लांट को बचाने के लिए पेपर को रिसाइकल करना चाहिए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम एक पेपर को क्या कर सकते हैं, 5 to 7 टाइम एटलीस्ट रिसाइकल कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने पेड़ों को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर हम 17 बड़े पेड़ फुल मैच्योर ट्रीज काटते हैं तो हमें उससे 1 टन पेपर मिलता है। इसीलिए हमें, और 17 पेड़ अगर हमने काट दिए फुल मैच्योर ट्रीज तो उतना ही दोबारा उसको ग्रो होने में बहुत सारा टाइम लगेगा। इसलिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें पेपर को रीयूज करना चाहिए, उसको रिड्यूस करना चाहिए। रिड्यूस यानी हमें पेपर को सेव करना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ही पेपर आपको खर्च करना है। दूसरी बात, आप यूज पेपर को भी रीयूज करना चाहिए। आप पेपर से एनवलप बना सकते हैं, चाहे आप पहले नोटबुक पे रफ पेंसिल से लिख लिए, फिर उसके बाद आप उसको पेन से करेंगे, तो इस टाइप से आप उसको यूज पेपर को भी रीयूज कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं। और लास्ट में जब उसकी सारी लिमिट खत्म हो जाए तब आपको लास्ट ऑप्शन अपनाना है, दैट इज फॉर द रिसाइकलिंग। ठीक है, क्योंकि अगर हम रिसाइकलिंग को लास्ट में रखते हैं तो पहले हम पेपर को बचाने की कोशिश करें, यूज पेपर को दोबारा अगेन एंड अगेन यूज करने की कोशिश करें, तब अल्टीमेटली हमें रिसाइकिल का ऑप्शन अपनाना चाहिए। क्योंकि अगर हम लास्ट में इस पेपर ऑप्शन को अपनाते हैं तो कुछ हद तक हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते हैं, पानी को सेव करते हैं, और केमिकल्स जो पेपर को बनाने के लिए, रिसाइकलिंग करने के लिए यूज होते हैं, हम उनको भी क्या करते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और इस चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट था रिफॉरेस्टेशन। ऐसी जगह जहां पर फॉरेस्ट पूरी तरह से कट गए हैं, डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं, वहां पर हमें दोबारा सेम काइंड के जो फॉरेस्ट में पहले हुआ करते थे उस टाइप के प्लांट्स को लगा दिया जाए, ताकि हमारी नेचुरल जो वेल्थ है उस पर्टिकुलर एरिया की वो बरकरार रहे। और इसके अलावा जो उनकी जो आसपास लोग रहते हैं फॉरेस्ट के अंदर या फॉरेस्ट के आसपास के एरिया में जो लोग रहते हैं, उनकी बेसिक नीड्स भी जो है फुलफिल होती रहे। तो हमें रिफॉरेस्टेशन इज द बेस्ट ऑप्शन कि अगर हमारे पेड़ कट गए हैं तो वहां पर हमें
नए प्लांट्स लगा देने चाहिए ताकि हमारा जंगल आगे आने वाले समय में दोबारा से हेल्दी हो सके। सो द चैप्टर इज ओवर नाउ एंड नाउ डिस्कस आई एम गोइंग बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। लेट्स डिस्कस अबाउट द बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, डिस्कस करते हैं बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस में जा रही हूँ। इसमें देखिए तो पहले कीवर्ड्स तो मैंने आपको एक्सप्लेन हो गए हैं। देखिए इसमें देखते हैं कीवर्ड्स तो एक्सप्लेन हो गए। बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन देख रहे हैं। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन द नेचुरल हैबिटेट। एक वो जगह जहाँ पर एनिमल्स प्रोटेक्ट किए गए अपने नेचुरल हैबिटेट में, दैट इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहलाता है। स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, जो स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं आर कॉल्ड एंडेमिक। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस। माइग्रेटरी बर्ड्स जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करती हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। किस वजह से वो फ्लाई करती हैं? क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, इनको डिफरेंस करेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। जू जहाँ पर कैपिटिविटी में रखा जाता है एनिमल्स को, जहाँ पर उनको नेचुरल हैबिटेट नहीं मिलता, घूमने फिरने केजेस में रखा जाता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीसीज वो होती हैं जो कि खतरा है उनको गायब होने का, एक्सटिंक्ट जो धरती से गायब हो चुके ऑब्वियसली। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी गई है। बायोस्फीयर रिजर्व जहाँ पर एंटायर इकोसिस्टम को ही प्रोटेक्शन दी गई है, एंटायर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं इसमें। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। तो इसको देखते हैं नोटबुक से। हाँ, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यहाँ देखेंगे इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग वाइल्ड एनिमल्स। सबसे पहले वाइल्ड एनिमल्स पर ऑब्वियसली जब उनका नेचुरल हैबिटेट होता है वाइल्ड एनिमल्स का फॉरेस्ट, अगर हम किसी के घर को उजाड़ दें तो ऑब्वियसली उनका जीवन खतरे में हो जाएगा, वो रह नहीं पाएंगे, उनको खाना नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली वो धीरे धीरे इंडेंजर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट फॉर द वाइल्ड एनिमल्स, उनका नेचुरल हैबिटेट है, एंड ऑल्सो द सोर्स ऑफ फूड फॉर देम। ठीक है, उनको खाना मिलता है। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। डिफॉरेस्टेशन की वजह से उनका घर उजड़ जाता है, सो दे डू नॉट गेट शेल्टर एंड फूड, उनको खाने में नहीं मिलता है, एंड दे मे बिकम इंडेंजर्ड, आगे आने वाले समय वो इंडेंजर्ड हो जाएंगे। इन्वायरमेंट पर, हमारे इन्वायरमेंट पर ऑब्वियसली टेम्परेचर पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाएगा, पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा, ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होगी, ये सारी कंडीशन यहाँ पर क्रिएट होंगी। तो इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑफ द एनवायरमेंट, टेम्परेचर और पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज होगा एंड लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ठीक है, विलेजेस पर, जो रूरल एरियाज हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सॉइल फर्टिलिटी विल बी डिक्रीज, ऑब्वियसली प्लांट्स नहीं होंगे तो सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। कंडीशन ऑफ सॉइल इरोजन, धीरे धीरे सॉइल इरोजन हो जाएगा, ह्यूमिडिटी लूज हो जाएगी, एंड आफ्टर सम टाइम इट कन्वर्ट इनटू द डेजर्ट एंड लीड्स टू द डेजर्टिफिकेशन। और कौन सी कंडीशन राइज होगी? दैट इज कॉल्ड द डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, आगे देखते हैं सिटीज में, अर्बन एरियाज। तो सिटीज में ऑब्वियसली क्या प्रभाव पड़ेगा? पेड़ नहीं होंगे, क्योंकि जो शहरी इलाके होते हैं वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो पेड़ जो होते हैं ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन की अमाउंट थोड़ी कम हो जाती है, और टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, तो टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जिसके कारण जो है एंड द कंडीशन ऑफ फ्लड विल बी अराइज, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो पानी कहाँ जाएगा? जमीन में जाएगा नहीं, तो फ्लड की कंडीशन अराइज हो सकती है। हम कुछ भी लिख सकते हैं आपने रिलेटेड पॉइंट कि भाई टेम्परेचर बढ़ गया, पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया है, वाटर लेवल नहीं रिचार्ज होगा शहरों में, दूसरी बात। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं, और ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो जाएगी। ये सब आप लिख सकते हैं इसमें अपने रिलेटेड पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आपको लिखना है, उससे रिलेटेड पॉइंट आप डाल सकते हैं। अर्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल इंक्रीज, अर्थ का ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो पूरी अर्थ का टेम्परेचर ही इंक्रीज हो जाएगा, और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जितनी जल्दी इवोपरेशन होगा उतनी जल्दी कंडेंसेशन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो होल बायोस्फीयर विल बी डिस्टर्ब, हम कह सकते हैं पूरी बायोस्फीयर जो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन तो ऑब्वियसली जब ये सारे इफेक्ट पड़ेंगे, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी उन्हें बीमारियां होने के चांसेस है, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम उनके सामने आ जाएगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन। फोर्थ क्वेश्चन, ये सारे मैंने पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किया अभी क्वेश्चन नंबर 3 के। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स, एनवायरमेंट, विलेजेस, सिटीज, अर्थ एंड नेक्स्ट जनरेशन, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे हम देखते हैं व्हाट विल हैपन, क्या होगा यदि वी गो ऑन कटिंग ट्रीज,
पेड़ काट दिए जाए। ऑब्वियसली सेम पॉइंट है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ग्राउंड वाटर नहीं कम हो जाएगा, ठीक है, पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज होगा, सेम पॉइंट। द हैबिटेट ऑफ एनिमल इज डिस्टर्ब, किसी का घर उजाड़ दिया जाए तो क्या होगा, सीधी सी बात है वो इंडेंजर्ड हो जाएंगे। टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, अगर ऊपर की सॉइल की जो टॉप लेयर है, फर्टाइल लेयर, वो हट जाएगी, तो प्लांट्स नहीं लगेंगे। धीरे धीरे आने वाले समय में एक जो लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी डेजर्टिफिकेशन क्रिएट होगा, ठीक है। आंसर इन ब्रीफ, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, कि बायोडाइवर्सिटी हमारे आने वाले समय सभी जो पूरी एंटायर प्लांट्स और एनिमल्स इन सबको मेंटेन करती है, जिसके कारण हमारा पूरा ग्लोबल सिस्टम मेंटेन रहता है, यानी हमारा पॉल्यूशन लेवल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल सब मेंटेन रहते हैं। इसलिए हमें पूरी बायोडाइवर्सिटी को क्या करना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, देखिए एक बार देखते हैं इसको। हाँ, वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बिकॉज इट इज ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ मैनकाइंड, नेचुरल रिसोर्स है। इफ वी कंजर्व इट, होल इकोसिस्टम विल बी बैलेंस्ड। अगर हम बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं तो हमारा पूरा इकोसिस्टम क्या रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट आर नॉट कंप्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट कंप्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स के लिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो हैं वो कम्प्लीटली सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नियर बाई एरियाज में जो लोग रहते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के आसपास के जो लोग हैं नियर बाई एरियाज में रहते हैं, वो इसलिए सेफ नहीं है क्योंकि वो उन जंगलों से क्या लेते हैं, प्रोडक्ट्स लेते हैं, खाने लकड़ी ले रहे हैं, फायरवुड ले रहे हैं और मेडिसिन ले रहे हैं, ये सब लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए जंगलों को उजाड़ देते हैं, इसलिए वो सेफ नहीं है, वाइल्ड एनिमल सेफ नहीं है। इसलिए यहाँ पर कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज है जहाँ पर रिसर्च दी गई है कि अगर वो सामान लें, नियर बाई पीपल अगर सामान लेते हैं प्रोटेक्टेड एरिया से, तो वो वहाँ के एनिमल्स को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये शर्त होती है। सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल, ट्राइबल्स मतलब जो आदिवासी लोग होते हैं, जो जंगलों के आसपास के लोग रहते हैं, जंगलों पर ही डिपेंड रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो जंगलों के आसपास रहते हैं तो वहीं से सामान कलेक्ट करते हैं, फायरवुड है, मेडिसिन है, फूड है, वो वहीं से कलेक्ट करते हैं। सो वी कैन से दे डिपेंड ऑन द जंगल बिकॉज दे लिव नियर बाय प्लेसेस ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, जंगलों के आसपास के एरिया में रहते हैं। नेक्स्ट है what are the causes and consequences of the deforestation? What are the causes and consequences of deforestation? ये हो गया कि क्या कारण है, बढ़ती हुई जनसंख्या मेजर कॉज है, रोड बन रहे हैं, फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए, पेपर के लिए लकड़ी चाहिए, तो पेड़ों को काटा जा रहा है। एंड कॉन्सिक्वेंस आपको बता दिया, पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन कंडीशन बन जाएगी, सॉरी फ्लड और ड्रॉट की कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है, ग्राउंड वाटर डिक्रीज हो जाएगा, ये दी ज्यादा ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है, ये सारे कंडीशंस क्रिएट होंगी बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। दी ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस यानी इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज रेड डाटा बुक? इट इज द सोर्स बुक विच कंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ द ऑल इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स। एक ऐसी बुक जिसके अंदर सभी इंडेंजर्ड कैटेगरीज का रिकॉर्ड रखा गया है, ठीक है। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन? माइग्रेशन का मतलब किसी भी एनिमल या बर्ड का एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाना, चले जाना, जाते किस लिए? अपने लिए अनुपयुक्त कंडीशन को टॉलरेट करने के लिए, यानी उसको क्रॉस आउट करने के लिए। सो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस, और वी कैन से टू ओवरकम द अनसुटेबल कंडीशन। उनके जो अनसुटेबल कंडीशन है उसको क्रॉस आउट करने के लिए मूव कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अनसुटेबल कंडीशन हो सकती हैं, वो उन्हें एग देने इसलिए वो जा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया बहुत ज्यादा जिसमें वो अपने आप को सर्वाइव नहीं करा पा रहे तो वो मूव कर जाते हैं, या फिर फूड की सर्च में भी वो मूव कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन फैक्ट्रीज एंड फॉर शेल्टर, trees are being continuously cut. It is justified to cut the trees for such project. Discuss the preparedness brief. यानी हम कह रहे हैं कि जैसे से डिमांड इन फैक्ट्रीज फॉर शेल्टर एंड ट्रीज, धीरे धीरे क्या होता है कि डिमांड बढ़ रही है, पेड़ों को काटने की डिमांड बढ़ती जा रही है, पेपर के लिए चाहिए लकड़ी, है ना, फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए, तो इट इज जस्टिफाइड टू कट द ट्रीज। क्या वो सही है हमें पेड़ों को काटना सही है? नो, इट इज नॉट जस्टिफाइड टू कट। देखिए इसमें देखते हैं, इट इज नॉट जस्टिफाइड टू कट द ट्रीज टू फुलफिल अवर नीड्स। केवल अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए पेड़ों को काटना जस्टिफाई नहीं है। ट्रीज आर नोन एज लंग्स ऑफ द हार्ट, अर्थ कहलाते हैं, लंग्स कहलाते हैं, हमने इसमें पढ़ा था 7th में, लंग्स ऑफ अर्थ कहलाते हैं क्योंकि ये हमारी अर्थ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं, बिकॉज दे मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो
पेड़ों को काटना अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए हमारा जस्टिफाई नहीं है। मोरओवर दे आर द हैबिटेट ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा इस फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे एनिमल्स हैं, रहते हैं, अपने फ्रीली वो मूव करते हैं, वहां के सोर्सेज को यूज करते हैं, तो किसी के घर को उजाड़ना एक अच्छी बात नहीं है। दे फर्मली बाइंड द सॉइल। इसके अलावा सॉइल प्लांट्स होते हैं तो सॉइल बाइंड हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो फर्टाइल सॉइल होती है ऊपर की वो आसानी से एयर और वाटर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाती, यानी सॉइल इरोजन नहीं हो पाता। दे ऑल्सो रिड्यूस द चांसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक ड्रॉट एंड फ्लड। ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स के चांसेस कम हो जाते हैं। सो वी प्रोटेक्ट द ट्रीज, सो हैंस ट्री मस्ट बी प्रोटेक्टेड। यही कारण है कि हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। सो इट इज नॉट जस्टिफाइड टू कट द ट्रीज फॉर फुलफिलिंग ऑफ आवर बेसिक नीड्स। सिर्फ हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट next question is that how can you contribute to maintenance of green wealth of your locality? Make a list of action to be taken by you. हम क्या करेंगे? How can you contribute to maintenance of green wealth of your locality? जहाँ हम रहते हैं, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस गली में हम रहते हैं, वहाँ की एनवायरमेंट को हेल्थी बनाए रखने के लिए, ठीक है, जमीन को, एयर को हेल्थी बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट कि सड़क पर कचरा नहीं डालेंगे। लोगों को, आस पड़ोस को भी अगर कोई फेंकता है तो उसको बताएंगे कि प्लीज सड़क पर, रोड पर, गली में कचरा नहीं डालिए। इसके लिए आप डस्टबिन का यूज करिए प्रॉपर अपने घर में। दूसरी बात, आसपास गलियों में क्या लगाएंगे? पेड़ लगाएंगे, ताकि अपनी जो मोहल्ला है जिसमें आप रहते हैं, जो लोकेलिटी है, वो हेल्दी बनी रहे। तो ये हमारे सारे प्लान्स हैं जो एक पर्सन को अपनाने चाहिए अपनी लोकेलिटी को ग्रीन और वेल्थी बनाने के लिए। हरियाली देने के लिए, अगर उसमें हरियाली रहेगी, हरा रहेगा, तो क्या रहेगी? उसमें हेल्दीनेस रहेगी। सो वी कैन से दिस इज द ग्रीन वेल्थ बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। हम पेड़ लगाने चाहिए। नॉट थ्रोइंग द गार्बेज ऑन द रोड, सड़कों पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। वाटरिंग द प्लांट्स रेगुलरली, पेड़ों को पानी देते रहना चाहिए, और लोगों को अवेयर करते रहना चाहिए कि सड़क पर कचरा न डालें, थूके नहीं। तो इस टाइप से कुछ एक्टिविटीज है जो हमें रेगुलरली करनी चाहिए। अवेयर द पीपल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लीन एंड ग्रीन एनवायरमेंट। लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, उनको नॉलेज देनी चाहिए। जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनको बताना चाहिए कि हमें अपनी जिस जगह पे हम रहते हैं उसको कैसे साफ रखना है। रिड्यूसिंग एंड रिसाइकलिंग द पेपर टू सेव द ट्रीज। पेपर को ऐसे नहीं फेंकना है, गली में नहीं फेंकना है, लोगों को बताना चाहिए। तो हमें क्या करना है? जैसे पेपर का यूज किया, बच्चों ने फेंक दिया, तो हमें ऐसे नहीं करना है। हमें बताना चाहिए कि पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है और हम पेपर को बचाकर हम पेड़ों को कैसे बचा सकते हैं। सो वी प्रमोट द रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग स्टेप्स ऑफ द रिसाइकलिंग प्रोसेस टू सेव द पेपर एंड सो वी कैन से वी सेव द ट्रीज, ठीक है। और हम इस टाइप से पेपर को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल। डिफॉरेस्टेशन होने से बारिश जो होती है कैसे इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि आप जानते हैं पेड़ नहीं होंगे तो ट्रांसपिरेशन की जो रेट है, जो जानते हैं पेड़ों की जो लीव्स होती हैं, पत्तियां जो होती हैं पेड़ों की, उन पे जो स्टोमेटा होते हैं वहां से एक्सेस वाटर होता है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में एवापोरेट होता है, बाहर निकलता है। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लेकिन पेड़ नहीं होंगे तो ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाएगी। ट्रांसपिरेशन की रेट कम होगी तो वाटर वेपर्स की जो मूवमेंट है वो कम होगी, ऊपर नहीं जाएंगी एयर में, और क्लाउड का फॉर्मेशन रिड्यूस हो जाएगा। जब क्लाउड नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं कि रेनफॉल क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट अवर नेशनल पार्क इन योर स्टेट। तो जो अपने स्टेट को नेशनल पार्क है, इनके बारे में ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई एंड शो देयर लोकेशन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है कि मैप पे बनाइए, आगे इसको डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट, वी शुड पेपर बी सेव्ड। वाई शुड पेपर बी सेव्ड? ये तो सिंपल अभी मैंने बताया कि पेपर को बचाना क्यों चाहिए। क्योंकि अगर हम 1 टन पेपर लेते हैं तो हमें 17 फुल ग्रोन ट्रीज काटने पड़ते हैं। तो इसलिए हमें पेपर को बचाना चाहिए ताकि हम जो है पेड़ों को कटने से रोक सकें। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर। किन तरीकों से हम पेपर को बचा सकते हैं? सबसे पहले बाय रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पेपर का यूज कम से कम करें। फिर उसके बाद आप उसको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। रीयूज कर, अगर आपने यूज किया है तो उसको 2-3 बार आप जैसे चाहें उसको आप यूज कर सकते हैं। और लास्ट में हम रिसाइकलिंग को प्रमोट करें ताकि हम पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं। दीज आर सम वेज बाय विच वी कैन सेव द पेपर। और ये वो तरीके हैं जिनकी मदद से हम पेपर को कटने से रोक सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, these are some important questions, extra questions related with the chapter that I am providing in PDF.
ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। नेम द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। हमारे भारत का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है? दैट इज द सतपुरा नेशनल पार्क। कौन सा नाम जाना जाता है? ये सतपुरा नेशनल पार्क। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर विच बर्ड्स माइग्रेट। ये मैंने अभी आपको बताया, बर्ड्स किस लिए माइग्रेट करती हैं? ब्रीडिंग के लिए, ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड। ब्रीडिंग मतलब एग को देने के लिए, इन सर्च ऑफ फूड, जहाँ वो रहती है उनको खाना नहीं मिल रहा तो खाने की तलाश में जाती हैं, और उनके लिए अनुपयुक्त अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन उसको वो सॉर्ट आउट करने के लिए भी मूव करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज द प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इसका मेन उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर नाम से पता चल रहा है एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाया टाइगर को सेव करने के लिए। यानी टाइगर इज अ इंडेंजर्ड एनिमल, तो इसकी जो जनसंख्या है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया ताकि हम इस टाइगर को क्या करें? सेव करें, लोगों को अवेयर करें कि टाइगर का शिकार नहीं करना है क्योंकि ये एक इंडेंजर्ड एनिमल है। तो इस टाइप से अगर जब से प्रोजेक्ट टाइगर बनाए तो देश में टाइगर का जो संख्या है, जो नंबर ऑफ टाइगर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। तो इसलिए टाइगर की मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हुए, उनके सर्वाइवल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। तो एक बार देखते हैं इसमें क्या है। इट इज अ टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम। एक टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम है लॉन्च इन अप्रैल 1973 में लॉन्च किया गया बाय द इंडियन गवर्नमेंट, हमारी भारत सरकार द्वारा, टू प्रोटेक्ट द टाइगर इन द कंट्री के अंदर टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इसका मुख्य उद्देश्य था टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। अब देश के अंदर टाइगर की पॉपुलेशन को बनाए रखा जाए। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व विद द एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। ये मैंने आपको समझा दिया था क्वेश्चन की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, नेशनल पार्क क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, दीज आर द प्रोटेक्टेड एरिया इन विच प्रिवेंट द एंटायर बायोडाइवर्सिटी लाइक वेराइटीज ऑफ प्लांट और एनिमल, इन सबको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस इनमें होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? एक ऐसा रिजर्व एरिया विच प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स ओनली, वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन देता है। इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी, दोनों के द्वारा रनिंग की जाती है इसकी। यानी कुछ ऐसी लैंड प्राइवेट पर्सन की भी हो सकती है। किसी भी टाइप के प्रोटेक्टेड एरियाज में किसी भी जानवर को शिकार करना, उसको मारना, उसको हानि पहुंचाना दंडनीय अपराध है, नॉट अलाउड। बाउंड्रीज आर नॉट फिक्स, यहाँ पर बाउंड्री फिक्स नहीं है कि कितनी इसकी बाउंड्रीज है। रिस्ट्रिक्शंस आर लेस, यहाँ पर कम रिस्ट्रिक्शन है जिसके तहत ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड हैं, जैसे कल्टीवेशन है, ग्रेजिंग है, इस टाइप की छोटी मोटी एक्टिविटीज, कलेक्शन ऑफ सब्सटेंसेस, ये सब अलाउड है यहाँ पर। पीपल कैन रोम इनसाइड रिलेटेड टू दिस, पीपल अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आसानी से एंटर कर सकते हैं ताकि वो अपनी एजुकेशन रिसर्च कर सकें, घूम सकें, ये सब इसमें अलाउड होता है। तो जनरल एक्टिविटीज यहाँ पर अलाउड है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल पार्क की। मैंने आपको बता दिया था नेशनल पार्क वो प्रोटेक्टेड एरिया, बहुत ज्यादा हाई रिस्ट्रिक्टेड एरिया जहाँ पर कुछ भी अलाउड नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंटायर बायोडाइवर्सिटी यानी को प्रिजर्व करता है, यानी वेराइटी ऑफ प्लांट और एनिमल्स। इसके अलावा ये हमारी हेरिटेज को भी, ठीक है, ये यहाँ पर प्रोटेक्टेड हैं, यानी हेरिटेज यानी हमारी यहाँ पर प्रमाण है, एविडेंसेस हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉक शेल्टर्स, रॉक पेंटिंग्स, लैंडस्केप्स ये बनाए गए हैं ताकि हमारी प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ का आइडिया मिल सके। इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली, बाउंड्रीज आर फिक्स, इसकी बाउंड्री फिक्स है। नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पर अलाउड नहीं है। सो दिस इज अ हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया, नेशनल पार्क। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व इज अ लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया माना जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क ऑल्सो। इसके अंदर नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है, सब कुछ अपने अंदर इंक्लूड करता है। पूरी बाउंड्रीज फिक्स होती हैं, गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करता है, इसमें प्राइवेट एजेंसी का कोई रोल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी बात, बायोस्फीयर रिजर्व में अकॉर्डिंगली कुछ जोन्स बनाए गए हैं। ठीक है, जोन्स के अकॉर्डिंग काम करता है ये। इसमें 3 जोन है। सबसे पहला ट्रांजिशन जोन, जो सबसे बाहर का एरिया होता है, आउटर जोन कहलाता है। फिर बीच का जोन आ जाता है, थोड़ा अंदर घुसते चले, जंगल है मान लीजिए, सबसे पहले बाउंड्री से जस्ट क्रॉस करेंगे, बाउंड्री के अंदर जाएंगे तो दैट इज द ट्रांजिशन जोन। और डीप अंदर चले जाएंगे बफर जोन, और ज्यादा डीप चलेंगे दैट इज द कोर जोन। सो वी कैन से इट इज आउटर, मिडल और इनर मोस्ट जोन कहलाता है एरिया का। ठीक है, तो जो आउटर जोन है, सिंपल सी बात है, आउटर जोन बायोस्फीयर रिजर्व का वो एरिया है जहां पर सब कुछ अलाउड है, यानी आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज। इसके अलावा यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को तो ध्यान में रखा ही जाता है, साथ में
ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स, जो आदिवासी लोग हैं, जो लोग जंगल के आसपास रहते हैं, उनका भी सेटलमेंट है यहाँ पर, उनके लिए बस्तियां बसाई गई हैं। उनको फायर वुड कलेक्शन करना, मेडिसिन प्लांट्स कलेक्ट करना, ये सारी उनको अनुमति है। इसके अलावा ग्रेजिंग, कल्टीवेशन, की सब कुछ उनको एक्टिविटीज अलाउड हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम ट्रांजिशन जोन में अलाउड हैं। ठीक है, बफर जोन में सेटलमेंट तो अलाउड नहीं है, वो रह नहीं सकते बस्ती बनाकर, लेकिन एक्टिविटीज अलाउड है, लाइक टूरिज्म अलाउड है। मिडिल जोन में एजुकेशन रिसर्च मिडिल जोन में अलाउड है कि बच्चे वही जा रहे हैं एजुकेशन रिसर्च करने के लिए, वो मिडिल जोन में बफर जोन तक जा सकते हैं, मिडिल जोन तक एंटर कर सकते हैं जंगलों में। ठीक है, कलेक्शन हमारा ट्राइबल्स लोग हैं, वो भी जो आदिवासी लोग हैं वो बफर जोन में जाके सामानों को कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर सेटलमेंट नहीं है, रह नहीं सकते घर बसा के। ठीक है, कोर जोन वहां पर कुछ भी अलाउड नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा घना जंगल कहलाता है, जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, कोर जोन एरिया, इसलिए यहाँ पर कुछ भी चीज अलाउड नहीं है। नो एक्टिविटीज इज अलाउड इन द कोर जोन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। इस टाइप से यहाँ पर है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट है व्हाट इज द नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक, व्हाट इज द IUCN। ये मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हाउ डज इट डिवाइड द स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटिंक्शन रिस्क। हाउ डज इट डिवाइड द स्पीसीज, कैसे इसने डिवाइड किया स्पीसीज को ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटिंक्शन रिस्क, कि उनको गायब होने का कितना खतरा है। ये मैंने आपको बताया 3 टाइप से डिवाइड किए गए हैं। एक्सटेंट, जो बिल्कुल गायब हो चुके हैं, थ्रेटेंड, जिनको थ्रेटेंड कहलाती है, जो खतरे वाली हैं, डेंजर जोन वाली हैं, दीज आर कॉल्ड द थ्रेटेंड। अब थ्रेटेंड स्पीसीज और लो रिस्क, जिनको कोई खतरा नहीं है, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जो थ्रेटेंड हैं, थ्रेटेंड में भी 2 टाइप से हैं, 3 टाइप से हैं। जिनको खतरा अच्छा है वो हमारी इंडेंजर्ड, जो बिल्कुल ऐसी बॉर्डर लाइन पे खड़ी हो गई हैं, जिसके बाद वो बिल्कुल ही, इनका नंबर बहुत ही कम रह गया है, जिसके कारण सीधी वो क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ठीक है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, जो जस्ट अभी एंटर करी है, खतरे के जोन में एंटर करी है, वल्नरेबल कहलाती हैं। सो थ्रेटेंड स्पीसीज। लो रिस्क, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अगर मर भी गए का 2 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके गायब होने पे। ठीक है, तो इस टाइप से इनको हम कहते हैं लो रिस्क कैटेगरी, ये हमारी कहलाती है लो रिस्क। ठीक है, लो रिस्क में भी ये 2 टाइप की हैं, एक होती है नियर थ्रेटेंड। लो रिस्क भी 2 टाइप की, एक है नियर थ्रेटेंड और एक है लीस्ट कंसर्न। ठीक है, लो रिस्क जिनको कम खतरा है, नियर थ्रेटेंड यानी जो बॉर्डर लाइन पे खड़ी है, बिल्कुल थ्रेटेंड जोन में एंटर करने की। सो दोज स्पीसीज विच आर एट द बॉर्डर लाइन टू बिकम थ्रेटेंड, यानी ऐसी स्पीसीज जो बिल्कुल कहाँ पर खड़ी है, बॉर्डर लाइन पे है, किसमें एंटर करने की, थ्रेटेंड होने की, यानी खतरे के जोन में एंटर करने की, वो बॉर्डर लाइन पे खड़ी है। इट मीन्स दे कैन एंटर इनटू द डेंजर जोन। ठीक है, वो कभी भी डेंजर जोन में एंटर कर सकती हैं इफ द पॉजिटिव फैक्टर कंटिन्यू टू ऑपरेट। यदि उनको नुकसान पहुंचाने वाले फैक्टर का हमेशा ऑपरेट रहते हैं, तो वो स्पीसीज कभी भी किसमें एंटर कर सकती है, थ्रेटेंड जोन में। सो दे आर कॉल्ड नियर थ्रेटेंड कहलाती हैं। ठीक है, और लीस्ट कंसर्न वो स्पीसीज हैं जो कि विच आर अनलाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर, जिनके ऊपर फ्यूचर में कभी भी एक्सटिंक्ट होने का भी कोई खतरा है ही नहीं। सो जो थ्रेटेंड होने से बहुत नीचे हैं, जो थ्रेटेंड होने का जो बॉर्डर लाइन है उससे बहुत नीचे हैं, इट मीन्स लीस्ट कंसर्न है, यानी विच आर अनलाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर। दोज स्पीसीज विच आर अनलाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर, आगे आने वाले भविष्य में एक्सटिंक्ट होने का भी उनके ऊपर कोई खतरा है ही नहीं। सो ऐसे स्पीसीज को हम लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में डालते हैं। ये हो गए आपके रिलेटेड extra questions chapter के. If you have any doubt related with the chapter, then you can ask me personally or in comment section. Thank you and have a nice day.